नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम किसानों की भी बात कर लेते हैं। आज किसान बहुत बुरी तरह परेशान है। कल से उसने दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए रणनीति बनाई है। पंजाब से किसान आ रहे हैं, हरियाणा से किसान आ रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान आ रहे हैं। 3 सड़कों के जरिए दिल्ली में प्रवेश करने का किसानों ने एक बार फिर मन बनाया है। आपको मालूम है, सारी कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है। 800 के आसपास किसान पहले मर चुके थे। इस मुद्दे पर मेरे साथ ब्रज क्रांति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेखा यादव साथ हैं और उनकी पार्टी किसानों के मुद्दे पर क्या कहती है, आप उनकी ही जवानी से सुनिए। सुरेखा जी, बताइए, आज किसानों के साथ जो कल के कार्यक्रम होने हैं, दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है और हरियाणा के कई जिले सील कर दिए गए हैं एक तरह से कि कोई भी व्यक्ति 4 से ज़्यादा एक जगह मिला तो सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताइए सुरेखा जी, आपकी पार्टी इस मामले में क्या कहना चाहती है? देश के सारे किसानों को राम राम सा। आपने जब जब खड़े होके अपने उत्पीड़न के खिलाफ अपनी मांगे रखी हैं तो इस दिल्ली सरकार ने हमेशा धोखा दिया है। पहले भी बैठे रहे, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह करे बिना 700 के करीब 700 किसान शहीद हो गए और जो उनकी मांगे थी उन मांगों के लिए बार बार ये दिल्ली सरकार है ये झूठ बोलती है, धोखा देती है, आश्वासन दे देती है कि हम आपकी बातों को रखेंगे और पूरा करेंगे। उसके अलावा जब भी सदन चलता है इधर उधर के सारे बिलों को पास कर लेती है जो किसान के हितकारी नहीं है, देश के युवाओं के खिलाफ है, सारे बिलों को पास कर लेती है। लेकिन जब भी किसानों की बात आती है चुप्पी साध जाती है। किसान इतना ज़्यादा दुखी हो चुका है, कहीं कहीं तो किसानों को मजबूर होके आत्महत्या भी करनी पड़ती है। और वो जब जब अपनी मांगों के लिए आगे बढ़ते हैं तो इतना बुरी तरह से उन्हें डराया जाता है कि दिल्ली जैसे खाली सरकार की दिल्ली है, किसानों की दिल्ली है ही नहीं। वो आगे आते हैं तो बैरिकेडिंग लगा दी जाती है और ये लोगों को कहते हैं कि किस टाइप की बैरिकेडिंग है, जैसे चाइना बॉर्डर पे बैरिकेडिंग है, वो किसानों के लिए लग जाती है। जब वो अपनी बात उठाते हैं तो धारा 144 का डर बैठा दिया जाता है। तो मैं सिर्फ मोदी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि आप कब तक इस तरह से किसानों का उत्पीड़न करते रहेंगे और कब तक गुमराह करते रहेंगे और झूठ बोलते रहेंगे कि हम किसानों के लिए कर रहे हैं। आप ये बताइए, एक 6,000 रुपया साल में किसी किसान को देने से उसकी जिंदगी कट जाती है। आपने सबके हाथों को काट दिया है। जब आप जमीन अधिग्रहण की बात करते हैं तो इतना कम कीमत दाम देते हैं किसानों को कि उनको फिर एक बार जमीन जाने के बाद हमेशा फाके करने पड़ते हैं और उनके बच्चों के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, किसानों के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आप कभी इस चीज को नहीं सोचते हैं। एमएसपी की मांग करते करते किसान इतने साल हो गए हैं, आप उसको सीरियसली लेते ही नहीं हैं। आप जिनका सीरियसली लेते हैं वो पूंजीपति लोग हैं। वो अगर आपको फोन पे भी कोई बात कह देंगे तो अगले दिन आप सदन में बिल पास करा के उनके हित की बात को कर देंगे। और किसान जब जब अपनी मांग करने के लिए आएगा तब उसको लाठी डंडों और गोलियों से डराने का, पानी की बौछारें डालने का और उनको हर तरह से धमकाने का काम करते हैं। क्या इस देश के किसान इस देश के बाशिंदे नहीं हैं? उनके दर्द से आपको कुछ लेना देना नहीं है। आज मुझे बहुत तकलीफ है। बस फिर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि किसानों ने जो दोबारा से ये शुरुआत करी है मांगों को लेके, ब्रज क्रांति दल पूरी तरह से किसानों के साथ है, कंधे से कंधा मिला के। और जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाएगा हम साथ खड़े हुए हैं। धन्यवाद। थैंक यू सुरेखा जी, आपने
एक चीज़ और, आपकी पार्टी के जो, या ये कहें कि ब्रज क्रांति दल जिनके सिद्धांतों पर अमल करती है चौधरी चरण सिंह जी, उनको भारत रत्न मिला है। क्या ये एक तरह से इस भारत सरकार ने क्या वो लॉलीपॉप के रूप में नहीं प्रस्तुत कर दिया है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर के 2024 के चुनाव में वोट हासिल कर लेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, मैंने चौधरी अजीत सिंह जी के साथ में राजनीति करी है। हमारे छोटे छोटे प्रदेशों को लेके हमारी एक मांग थी, उन्होंने हरित प्रदेश के लिए किया, मैंने ब्रज प्रदेश के लिए अपने आज तक मैं बीड़ा उठाए हुआ हूँ कि जब छोटे प्रदेश होंगे तो उसका विकास होगा, तरक्की होगी, हर उस कोने तक सब चीज़ें पहुंच सकती हैं जो कि बड़े प्रदेश में नहीं पहुंच पाती हैं। मेरी मांग ये हमेशा से रही है, मैं इसके लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। इसके लिए मैंने पदयात्रा तक करी थी दिल्ली जाके, और मेरी गिरफ्तारी भी हुई थी पार्लियामेंट थाने में। बाद में उस समय कह दिया गया कि आपकी मांगों को मान लिया जाएगा, छोड़ दिया गया। लेकिन मेरा सिर्फ जो है इस समय अपने चौधरी अजीत सिंह जी के बेटे के लिए एक ही बात मैं कह सकती हूँ कि आप सही गलत का निर्णय सही तरीके से लें, क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता है जो आपके साथ है, मैं भी जाट हूँ, मैं भी जो है इस चीज़ को समझती हूँ, जो साथ है उनकी तकलीफ़ें अगर आप नहीं दूर करवा सकते हैं, जहाँ जाने का आपने प्लान कर लिया, जा रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आपका ये सब चीज़ें व्यर्थ चली जाएंगी। आपने जो है अगर किसानों के हित की बात को पूरा नहीं करवाया तो आपका उस जगह जाना बिल्कुल व्यर्थ है। आपको पता है देश में कि चौधरी साहब ने, चौधरी चरण सिंह जी ने कितना बड़ा बीड़ा उठाया था। इंस्पेक्टर राज खत्म करवा दिया था, चुंगियां खत्म करवा दी थी, अब आप फिर उन चुंगियों के बीच में घिरने जा रहे हैं, इंस्पेक्टर राज में घिरने जा रहे हैं। आप ये देखिए। एक सवाल और मैं करूंगा आपसे। चौधरी जयंत हाथरस में जब आए थे, वहाँ एक घटना हो गई थी बहुत बड़ी पिछले 1-2 वर्ष पहले, तब भी सरकार मोदी जी की थी, नीचे योगी जी की थी। क्या जयंत चौधरी उस घटना को भूल गए कि उन पर लाठी पड़ी थी वहाँ पर, और आज वही सरकार उन्हें चौधरी चरण सिंह जी का लॉलीपॉप दिखाकर अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है? क्या वो नैतिकता भरा काम हो सकता है क्या? ये एक बड़ी बात है, क्योंकि हाथरस में जो कांड हुआ चौधरी जयंत के साथ, उसे भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों किया है, क्योंकि जब वो पैदल चल के आए थे, उस बेटी के उसमें मुद्दे को मार दिया गया था, उसके उसमें अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए, तो इन लोगों के ऊपर भी लाठियां बरसाई गई थी और इनके कुर्ते भी फटे थे। मुझे नहीं मालूम कि इतनी जल्दी वो कुर्ते दोबारा कैसे सिल गए या नए कुर्ते मिल गए, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है जो इन्होंने ऐसा काम किया है। लेकिन सत्ता की कुर्सी जो होती है, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप जितनी तेज़ी से उस कुर्सी की तरफ भागते हैं, उतनी तेज़ी से वो कुर्सी आगे बढ़ती है। अगर आप जनता के हितैषी नहीं हैं, आप अपने समाज के हितैषी नहीं हैं, आप उन गरीब और किसान मजदूरों के साथी नहीं हैं, तो चौधरी चरण सिंह के परिवार का एक हिस्सा उनके नाती होने के बाद आपको इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने सत्ता के लिए कभी भी जो है समझौते नहीं किए। उन्होंने 1 मिनट में लात मार दी थी सत्ता की बात को लेके कि मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने भाइयों के साथ हूँ, अपने समाज के साथ हूँ, अपने किसानों के साथ हूँ, है ना। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, अभी इसका जवाब तो जनता को यही देंगे, मुझे इससे ज़्यादा उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। अब एक समाज के और नेता हैं सतपाल मलिक जी, जो गवर्नर रहे कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, उनके आंखों के आगे कितनी बड़ी घटना घटी और वो बराबर इन सब चीज़ों को बताते जा रहे हैं कि भाई पुलवामा की घटना कैसे हुई, लेकिन उनको भी अनदेखा कर दिया जा रहा है। तो मैं तो सिर्फ इस देश की उस जनता से, उन किसानों से, उन समाज के लोगों से जिनके ये नेता हैं,
उनको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को फिर एक समय में सही गलत का निर्णय लेना पड़ेगा कि आप किसके साथ हैं। बस मैं इतना ही कह के अपनी बात समाप्त। एक अंतिम सवाल और करूंगा। आप छोटे राज्यों की बात कर रही हैं, मूल रूप से आप हरियाणा से आती हैं जी। और क्या हरियाणा का विकास हुआ है? वर्तमान में तो हरियाणा बहुत ही डमाडोल स्थिति में है, लेकिन हाँ, पिछले करीब, या ये कहें कि चौधरी देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, इनके समय में भारी प्रोग्रेस की है। तो उसी तर्ज पर आप ब्रज प्रदेश बनाने के लिए अग्रणी हो रही हैं, क्या कहना चाहिए? जैसे पंजाब है, छोटा राज्य है। हाँ, बिल्कुल हिमाचल सही है, बात छोटा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हरियाणा के जैसे ही हरियाणा अलग राज्य बना था पंजाब से अलग होके, उसके बाद जो चौधरी देवीलाल ने किया है वो उनके सुपुत्र नहीं कर पाए, वो और उनके नाती भी नहीं कर पाए। मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये कहीं ना कहीं चीज़ें, राजनीति का जो रूप ये अब अपना रहे हैं, ये कहीं स्वार्थ की राजनीति है। राजनीति में स्वार्थ एक तरफ रहता है और सेवा भाव एक तरफ रहता है। मेरे से भी बहुत पहले जो है बीजेपी ने डिमांड करी थी, जब मैं समाजवादी पार्टी छोड़ के आई थी तब, कि भाई आप आ जाइए, आप यहाँ से लड़ लीजिए, आप यहाँ पहुँच जाइए, आप विधान परिषद की सदस्य बन जाइए, आप जो दिल्ली में वो करिए। मैंने समझौता नहीं किया। मैंने समझौता इसलिए नहीं किया कि मेरे विचार नहीं मिलते हैं। जहाँ विचार नहीं मिलते हैं, अगर वहाँ जब साथ जाते हैं तो वहाँ विवाद होता है। लेटेस्ट उदाहरण आपके सामने अभी नीतीश का है। बिहार में जो पोजीशन बन रही है, और उस समय नीतीश जब अपने स्वार्थ के लिए आए तो लालू के साथ जुड़ गए, तेजस्वी यादव के साथ जुड़ गए। जब फिर दोबारा उनका स्वार्थ हुआ तो वो बीजेपी में चले गए, पहले बीजेपी को छोड़ के आए। तो इस तरह जब स्वार्थ की बातें होती है, सत्ता की लोलुपता होती है, इसका जवाब तो यहाँ के लोगों को ही देना पड़ेगा जो इस तरह की काम करते हैं। सच्चाई ये है कि इंसान जो है इस जन्म में आया है, वो इस में अपनी अगर सेवा देना चाहता है देश के लोगों के लिए तो उसकी सोच अलग होगी, और अगर वो स्वार्थ चाहता तो उसकी सोच अलग होगी। मैं स्वार्थी लोगों के बारे में अधिक बात नहीं करना चाहती। इसी क्वेश्चन के साथ एक सब क्वेश्चन है और फिर मैं इस वीडियो का अंत करूंगा। आप क्या जयंत चौधरी को यह संदेश दे सकती हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने भाषण के जरिए, कि यदि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में प्रदेश का बंटवारा करके एक अलग राज्य घोषित कर दे, फिर जयंत चौधरी वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन जाएं, तो क्या ये बात सही रहेगी? क्योंकि एक भारत रत्न देने से काम नहीं चलता, क्योंकि आप छोटे राज्य के हितैषी रहे हैं। चौधरी साहब जिनके साथ आपने राजनीति करी थी, वो भी हरित प्रदेश की मांग करते रहे, और वर्तमान में आप क्या संदेश देंगे? बस मैं उनसे, जयंत जी से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने परिवार के, आपके अपने पुरखे, आपके दादाजी, आपके पिताजी ने जो विचारधारा अपनाई थी, जो उनकी सोच थी, जो उनकी किताबों में लिखी हुई है जिसको लोग पढ़ते हैं, अगर आप उस पर अमल करते हैं तो शायद आगे चल के आपके लिए और बहुत अच्छा रास्ता खुलेगा। और बाकी आप समझदार हैं। मैं क्योंकि आपकी पार्टी अलग है तो मैं ज़्यादा तो आपको कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन परिवार से ही, सोच से ही जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसके साथ पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरे साथी सब उसके साथ खड़े होते हैं। उसमें इतना ही कहना चाहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि डील हो तो ऐसी हो जो जनता के हित में हो। अब ये आपका क्वेश्चन है, आप जैसा चाहे वो करें। मैं किसी को व्यक्तिगत, किसी की पार्टी के नेता को कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ये मेरे विचार थे जो मैंने आपको बताए। थैंक यू वेरी मच सुरेखा यादव। आपकी पार्टी पूरी तरह से खुल कर के काम कर रही है और खुलकर बात कर रही है, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया और हम आगे भी फिर बात करते रहेंगे और मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।